पार्ट नंबर 19, पेशकश मीरे कारवान। मैंने तो नहीं, अलबत्ता ठाकर ने पीछे मुड़कर देखा और ठाकर की इस बदहवासी से दारा ने पूरा फायदा उठाया। दारा ने अपना हंजर पूरी कुव्वत से हमारी तरफ खींच मारा और मैं ठाकर को धकेलता हुआ एक तरफ ले गया। हंजर हमारे ऊपर से होता हुआ चट्टान से टकराकर जमीन पर गिरा। ठाकर ने फौरन ही अपने हवास पर काबू पा लिया। उसने फायर कर दिया। गोली कई गज ऊपर दीवार में लगी। वो दोनों बदमाश और दारा और बलवंत सिंह सब कुछ छोड़ छाड़ गार की पिछली तरफ से भागे। इसके साथ ही इंस्पेक्टर विनोद बांदे वहां अंदर दाखिल हुआ। उसने कहा, जब तुम लोगों ने पंडित सोबराज को मेरे हवाले किया तो उसने बताया कि तुम लोगों को 3 साधुओं की तलाश है। इस दौरान मैं, ठाकुर और उसके दोस्त को हादसा पेश आ गया। फिर चंद रोज बाद मेरे एक आदमी ने इतला दी कि तुम साधुओं के लिबास में ऐसी चीजें खरीदते फिर रहे हो जो सिर्फ पंडितों और साधुओं के काम आ सकती हैं। मुझे शुबा हुआ और मैंने अपना एक आदमी तुम लोगों के पीछे लगा दिया, जिसने रिपोर्ट दी कि तुम लोग भी उस तरफ आ चुके हो। मैं अपने आदमियों को लेकर कल यहाँ पहुँच गया था और इत्तेफाक से कल ही मैंने तुम लोगों को देख लिया था, मगर जानबूझकर करीब नहीं आया। वरीयधन और उसके साथियों की मौजूदगी से मैं समझ गया था कि वो क्या वारदात करना चाहते हैं। मैंने इन पंडित जी को एतमाद में लेकर अपने हच्छे का इजहार किया और मंदिर को अंदर से भी देख लिया। पिछले गार के अंदर वो खुफिया रास्ता भी मेरी नजरों में आ गया। जिस वक्त वरीयधन और उसके साथी मंदिर में दाखिल हुए, मेरा एक आदमी वहां मौजूद था। मैं उस वक्त से यहाँ से कुछ दूर अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था। उसे मुझ तक पहुंचने में कुछ वक्त लग गया। जब मैं अपने आदमियों को लेकर यहाँ पहुंचा तो अंदरूनी गार में फायरिंग शुरू हो चुकी थी। लेकिन जब मैं वहाँ पहुंचा तो वहाँ एक लड़की और एक पंडित की लाश और ये पंडित जी बंदे बड़े मिले। मैंने फौरन ही अपने कुछ आदमी को बाहर पहाड़ी की तरफ दौड़ा दिया ताकि वो ऊपर जाकर उनका रास्ता रोक सके, मगर मेरे आदमी गलत रास्ते पर निकल गए। वो पहाड़ी पर उस रास्ते से तकरीबन 100 गज दूर निकले थे, लेकिन उन्होंने 2 आदमियों को एक तरफ दौड़ते देख लिया था। मेरे आदमी ने पीछा किया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जो कुछ भी हुआ तुम लोग देख चुके हो। इंस्पेक्टर पांडे चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, मुझे नहीं मालूम तुम लोग इन साधुओं का पीछा क्यों कर रहे थे। इनके साथ ही एक लड़की भी थी। उस लड़की की लाश गार में पड़ी है। एक साधु की लाश उस तरफ मिली है। तीसरा साधु कहाँ है? वो फरार हो गया है। मैं जल्दी से बोल पड़ा। मैं नहीं चाहता था कि ठाकुर दारा के बारे में उसे बता दे। दारा बहुत अरसे बाद मेरे हाथ लगा था और मैं उससे दस्तबरदार नहीं होना चाहता था। उसका और मेरा हिसाब तो बहुत लंबा था। आओ जरा मेरे साथ अंदर आओ। आप भी आए जी, इंस्पेक्टर पांडे ने उस पंडित से कहा। मंदिर के सामने हजूम लगा हुआ था, लेकिन अंदर सिर्फ सादा लिबास पुलिस वाले थे। तमाम लोगों को बाहर निकाल दिया गया था। वीरान गार में काली की मूर्ति कुछ और भी हैबतनाक मंजर पेश कर रही थी। चबूतरे के पीछे पहुंचते ही इंस्पेक्टर पांडे ने टार्च रोशन कर ली और जैसे ही हम दूसरे गार में मुड़े, वो भी मुड़ गया। वहां उस पुजारी की लाश पड़ी हुई थी जिसे गार में दाखिल होते हम भी देख चुके थे। इस पुजारी को यहाँ निगरानी के लिए खड़ा किया गया था कि कोई गैर मुतल्लिक आदमी अंदर तक न जा सके। इंस्पेक्टर पांडे ने लाश पर रोशनी डालते हुए कहा, वरीयधन और उसके साथियों ने अंदर दाखिल होने से पहले इसका गला घोंटकर इसे मौत के घाट उतारा था। हम गार के अंदर आ गए। उन पंडित जी के कहने के मुताबिक उन डाकुओं के खिलाफ उस पंडित ने मुजाहमत की कोशिश की थी, जिसे एक साधु ने बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया था। इन पंडित जी ने खामोश रहने का वादा किया तो इन्हें बांध कर डाल दिया और साधु के लिबास में ये लड़की, ये अपने ही एक साथी की गोली का निशाना बनी थी। उसने कहा। करीब खड़े हुए पंडित जी ने मेरी तायद में सर हिला दिया। पंडित जी, हम आप लोगों के बेहद शुक्रगुजार हैं। दूसरे पंडित बोला, तुम लोगों की मुदाहलत से भेंट में मिलने वाला खजाना लुटने से बच गया। पंडित जी मैंने हाथ जोड़ दिए। एक बात और इंस्पेक्टर, मैंने कहा, तुम इस मामले की तहकीकात करना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं।
लेकिन हम किसी उलझन में नहीं फंसना चाहते। कैसी तहकीकात? इंस्पेक्टर पांडे बोला, सरकार को तो मालूम ही नहीं कि यहाँ कोई मेला लगा है और इस काली के मंदिर में इंसानों की भेंट दी जाती है। यहाँ ना तो कोई मेला लगा है, ना ही कोई कत्ल हुए हैं। पुलिस और सरकार इस सिलसिले में बिल्कुल लाइलम है। मेरे मुंह से एक बेहतियार गहरा सांस निकल गया। इसका मतलब ये होता कि काली के चरणों में दी जाने वाली इंसानी भेंट को भी सामने लाया जाता। अब तक 2 इंसानों की भेंट दी जा चुकी थी और कानून की नज़रों में ये भी कत्ल होता है जो कि सामने आ सकता था और किसी भी किस्म के हंगामे शुरू हो सकते थे। इसलिए कानून इन वारदातों से लाइलम रहना ही चाहता था। तो फिर इन लाशों का क्या करोगे? मैंने पूछा। मेलों ठेलों में ऐसी बातें होती रहती हैं, इंस्पेक्टर पांडे ने कहा। कोई बीमार होकर मर जाता है तो कोई किसी की दुश्मनी का निशाना बन जाता है। लोग किसी मामूली बात पर आपस में लड़कर पल पड़ते हैं, जिसका नतीजा किसी एक की मौत की सूरत में निकलता है। उधर इन पहाड़ियों के पीछे एक शमशान घाट भी है। उसने एक तरफ इशारा किया। ऐसी लाशों को उस शमशान घाट में ले जाकर उनका करिया गर्म कर दिया जाता है। जिन लोगों के अपने प्यारे यहाँ पर गुजरते हैं वो लाशों को साथ नहीं ले जाते, यहीं पर इनका क्रियाक्रम कर देते हैं और उनके नाम की पूजा भी हो जाती है। और ये लोग तो वैसे भी लावारिस थे, डेड बॉडी हासिल करने के दावेदार नहीं थे। लेकिन ये पंडित, मैंने पंडित की लाश की तरफ इशारा किया। पंडित जी के वारिस हम हैं ना, उनके क्रियाक्रम हम करेंगे, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। मैं समझ गया कि इंस्पेक्टर पांडे ये नहीं चाहता था कि यहाँ जो 5-6 अफराद कत्ल हुए हैं उनकी हवा भी इन पहाड़ियों से बाहर पहुँच सके। और मैं ये भी जानता था कि इस मेले में शरीक कोई भी शख्स इन पहाड़ियों से बाहर जाकर कहीं भी इस वाक़े का जिक्र नहीं करेगा। इंस्पेक्टर पांडे ने अपने कुछ आदमी अंदर बुला लिए जो लाशें उठाकर बाहर ले गए। हाँ पंडित जी। इंस्पेक्टर पांडे अब पंडित की तरफ मुतवज्जा हो गया। आपके हिसाब से ये सारा माल कितने का होगा? इन डाकुओं के आने से पहले हम यही हिसाब लगा रहे थे, पंडित जी जवाब दिया। शाम तक हमने जो नकद रकम गिनी थी वो 12.5 लाख के करीब थी। उसके बाद भी नकद रकम आई थी जो हमने गिनी नहीं थी। और ये जेवर और सोने की मूर्तियाँ, मेरा ख्याल है ये सोना 15 किलो से ज़्यादा होगा। और मार्केट में जो सोने का भाव है, इससे इसकी कीमत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बहुत कीमती खजाना है और आप लोगों ने इसकी हिफाजत का कोई माकूल बंदोबस्त नहीं किया, इंस्पेक्टर ने कहा। इसीलिए इन लोगों को अंदर आने का मौका मिल गया, मगर भगवान की कृपा से और काली माँ के चमत्कार से सब कुछ बच गया। लेकिन अब किसी और को ऐसा मौका नहीं मिलना चाहिए। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, मेरे 2 आदमी यहाँ रहेंगे, इस गार के अंदर, 2 काली माँ की मूर्ति वाले चबूतरे के पीछे, और इस गार के दाहली दास्ते पर, और 2 पहाड़ी के ऊपर जहाँ बाहर को निकलने का रास्ता है, और बाकी 4 आदमी मंदिर के सामने रहेंगे। धन्यवाद। पंडित ने हाथ जोड़ दिए। बड़ी कृपा है आपकी महाराज। मैं सुबह सारे पंडितों को जमा करके इसकी देखभाल, इसकी सुरक्षा का बंदोबस्त कर दूंगा। जब तक आप बंदोबस्त ना कर सकें तब तक ये सेवक यहाँ मौजूद रहेंगे, इंस्पेक्टर ने पुलिस एहलकारों की जानिब इशारा करते हुए कहा। पंडित ने एक बार फिर उसका शुक्रिया अदा किया और हम लोग मंदिर से बाहर आ गए। इंस्पेक्टर पांडे तो अपने काम में मसरूफ़ हो गया और बाकी सब लोग अपने ठिकाने पर चल पड़े। हमें उस गार तक पहुंचने में मज़ीद आधा घंटा लग गया। गार में जलते हुए मशल की रोशनी दूर ही से नज़र आ रही थी। ठाकुर आगे था और मैं चंद कदम पीछे। ठाकुर ऊपर पहुंच चुका था और फिर इसकी चीख सुनकर मुझे अपना दिल कनपटियों में धड़कता हुआ महसूस होने लगा। मैं तकरीबन दौड़ता हुआ ऊपर पहुंच गया। गार के दहाने के सामने पहुंचकर मैं इस तरह रुक गया जैसे ज़मीन ने मेरे पैर पकड़ लिए हो। दारा गायब था और जांकी गार के फर्श पर बेहिसो हरकत पड़ी थी। मशल की रोशनी में उसके सर के पास ज़मीन पर खून भी नज़र आ रहा था। मुझे सीने में अपना दिल डूबता हुआ महसूस होने लगा। मैं गार के दहाने पर खड़ा गार के फर्श पर बेहिसो हरकत पड़ी हुई जांकी को देखता रह गया।
इस सूरत हाल ने मुझे हकीकतन बदहवास कर दिया था। मैं गार के दहाने पर खड़ा फटी फटी सी नज़रों से फर्श पर पड़ी हुई बेहिस्सो हरकत जानकी को देख रहा था। मशल की कपकपाती जर्द रोशनी में ये मंजर बड़ा खौफनाक तासुर दे रहा था। करीब खड़े हुए ठाकर ने मेरे बाजू को छुआ तो मैं जैसे होश में आ गया। मैं ठाकुर की तरफ देखा और दूसरे ही लम्हे छलांग लगाकर जानकी के करीब पहुंच गया। जानकी के सर के करीब जमीन पर खून का एक छोटा सा तालाब बन गया था। उसके बाल, एक कान और गर्दन भी खून आलूद थी। आंखें बंद थीं और खून ज्यादा बह जाने की वजह से चेहरे पर जर्दी खुंड रही थी। मैंने एक घुटना जमीन पर टिकाकर उसके करीब बैठ गया और एक हाथ उसके सीने पर रख दिया। उसके सीने का ज़ेरो बम बता रहा था कि वो जिंदा थी। ठाकुर, मैंने ये कहते हुए एक झटके से उठ खड़ा हुआ। तुम इसे देखो, होश में लाने की कोशिश करो। मैं इस मरदूत को देखता हूँ, वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। मैंने एक तरफ पड़े हुए थैले में से टार्च निकाली और गार से बाहर निकल आया। मैं टार्च की रोशनी में तकरीबन दौड़ते हुए उस तंग से रास्ते से नीचे आ गया जिससे हम ऊपर गए थे। पहाड़ी के दामन में पहुंचकर मैं रुक गया और इधर उधर देखते हुए सोचने लगा कि एक लंगड़ा आदमी अपनी जान बचाने के लिए कितनी दूर और किस तरफ जा सकता है। मैदान की तरफ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। उस तरफ लोगों की हलचल मची हुई थी। अगर वो लंगड़ाता हुआ उस तरफ जाता तो दूसरों की नज़रों में आ सकता था। इस वक्त शुबा नहीं कि उसे किसी मदद की ज़रूरत थी, लेकिन ज़ाहमी हालत में मदद के लिए किसी के पास जाने का मतलब ये होता कि वो खुद फंस जाता। वो इस तरफ नहीं जा सकता था। उसे उन पहाड़ियों की किसी गार में ही पनाह मिल सकती थी। मैं मैदान की तरफ जाने की बजाय मुहालिफ सम्त में दौड़ पड़ा और टार की रोशनी में इधर उधर देखता रहा। दारा जानकी को उस गार में छोड़कर जाने के बाद हमें वापसी में 2 घंटे लगे थे, लेकिन ये वाकया हमारे जाने के बाद पेश नहीं आया होगा। जानकी के सर के करीब जमीन पर जमा खून के आसार बता रहे थे कि उसके सर पर 2 घंटे पहले ज़रब लगाई गई होगी। अगर होती तो खून जम चुका होता। ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट। मैं अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि 20-25 मिनट में दारा कितनी दूर जा सकता है। मैं तकरीबन आधे घंटे तक आसपास की पहाड़ियों में उसे तलाश करता रहा, लेकिन उससे कुछ पता नहीं चला। रात का अंधेरा होने की वजह से इन पहाड़ियों में किसी को तलाश कर लेना आसान नहीं था। दूसरी तरफ मुझे जानकी का भी ख्याल था। मैंने दारे की तलाश तर्क करके उसी गार में वापस आ गया। जानकी होश में आ चुकी थी और ठाकर ने एक थैले से कपड़ा निकालकर उसके सर पर पट्टी बांध दी थी। जानकी दीवार से टेक लगाए बैठी थी। उसकी आंखें बंद थी और गहरे गहरे सांस ले रही थी। आवाज़ सुनकर उसे आंखें खोल दी। ठाकर भी सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखने लगा। रात के अंधेरे में इन पहाड़ियों में से तलाश करना मुमकिन नहीं। मैंने ठाकर की तरफ देखते हुए कहा, लानत भेजो उस पर। ठाकर बोला, जानकी के सर पर शदीद चोट है। खून बहना अगरचे बंद हो गया है, लेकिन इसे फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है। मैदान में 2-3 जगहों पर मेडिकल कैंप भी हैं। इसे वहाँ ले चलो। अपना सामान समेटो और ये टार्च संभालो। मैं जानकी को उठाता हूँ। मैंने ये कहते हुए टार्च ठाकुर की तरफ बढ़ा दी। ठाकुर थैला समेटने लगा। मैंने झुककर जानकी को उठाया। उस पर गनूदगी सी तारी हो रही थी और उसका जिस्म अब ढीला पड़ गया था। मैं ठाकुर के पीछे टार्क की रोशनी में तंग से पहाड़ी रास्ते पर पैर रपट जाने से 2 मरतबा गिरते गिरते बचा था। हमवार जगह आते ही मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। मैदान में अब भी जगह जगह मशलें रोशन थी। मुख्तलिफ समतों से मौसीकी की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। लोग भूल गए थे कि चंद घंटे पहले यहाँ 6 कत्ल हो चुके थे। तुम यहाँ रुको। मैंने उसकी तरफ देखा। ठाकर मुझे रुकने का इशारा किया। उस तरफ मैंने सुबह को एक मेडिकल कैंप देखा था। मैं जाकर मालूम करता हूँ। रुकने की ज़रूरत नहीं, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, किसी से मालूम कर लेंगे। मैंने जवाब दिया और ठाकर के पीछे पीछे चलता रहा। बिलाहिर हम इस छोलदारी के पास पहुंच गए, जिसके एक बांस पर एक दूसरे को क्रॉस करती हुई सुर्ख लकीरों वाला एक सफ़ेद झंडा लगा हुआ था। छोलदारी काफ़ी कुशादा थी। इसमें स्प्रिंग वाले 4 सिंगल बेड बिछे हुए थे। एक बेड पर एक साधु किस्म का आदमी करवट के बल लेटा बीड़ी के कश लगा रहा था। बाकी 3 बेड खाली थे।
छोलदारी के अंदर की तरफ शुरू में एक छोटी मेज थी और दोनों तरफ कुर्सी पर बैठे हुए आदमी ताश खेल रहे थे। मेज की दूसरी तरफ एक संदूक रखा हुआ था। मैंने जानकी को एक बेड पर डाल दिया। इन दोनों आदमी ने हमारी तरफ देखा, मगर दोनों में से किसी ने भी लाश को हाथ लगाने की जरूरत नहीं समझी थी। वैसे ही शक्लो सूरत से उन दोनों में से कोई भी डॉक्टर नहीं लगता था। तुम इसे डॉक्टर कौन है? ठाकुर ने घूरते हुए कहा। डॉक्टर तो उधर मुजरा देख रहा है। टाइम पास करने के लिए हम इधर बैठ गए हैं। वैसे छोकरी को हुआ क्या है? उनमें से एक ने पूछा। पहाड़ी से गिर गई थी, सर में चोट लगी है, ठाकर ने जवाब दिया। हमको चरिया बनाता है, दूसरा आदमी बोला। ऐसा क्यों नहीं बोलता कि छोकरी को पटाकर ले गया था? और उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही ठाकर का एक जोरदार घोंसा उसके जबड़े पर लगा और वो चीखता हुआ कुर्सी समेत पीछे उलट गया। मेरा ख्याल था कि यहाँ एक नया हंगामा शुरू हो जाएगा और मैंने फौरन ही अपने आप को इस हंगामे से नमर्द आजमा होने के लिए तैयार कर लिया था। लेकिन मेरा ख्याल गलत निकला। घोंसा खाने वाला उठकर वहां से इस तरह भागा था जैसे एक लम्हे की भी ताहिर हुई तो उस पर क़यामत टूट पड़ेगी। दूसरा आदमी भी बदहवास होकर उठ गया था। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए ताश के पत्ते भी नीचे फेंक दिए। शांति शांति महाशय जी, वो फौरन ही बोल पड़ा। वो वाकई चरिया है। अच्छा हुआ आपने से एक हाथ जड़ दिया। आप इधर बैठो, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। दूसरे ने जल्दी से उल्टी हुई कुर्सी भी सीधी कर दी। जल्दी से बुलाकर लाओ। कहाँ है डॉक्टर? ठाकर के हलक से गर्राहट से निकली। वो आदमी फौरन ही छोलदारी से निकलकर एक तरफ दौड़ गया और वापसी में 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे उसे। वो अकेला नहीं था, उसके साथ ही दरमियाने कद का एक उधेड़ उम्र आदमी भी था, जिसने सफेद धोती और जर्द रंग का कुर्ता पहन रखा था। गले में रंग बिरंगे मोतियों की एक माला भी थी। माथे पर सुर्ख टीका भी लगा हुआ था और अगरचे वो क्लीन शेव था, लेकिन गालबन 2 दिन से शेव नहीं बनाया था उसने दोनों हाथ उठाकर हमें प्रणाम किया और फौरन ही जानकी की तरफ मुतवज्जा हो गया। उसने कुर्ते की जेब से चाबी का एक गुच्छा निकालकर एक चाबी मुंतहिब करके लकड़ी के संदूक का ताला खोला और संदूक में से कुछ चीजें निकालकर मेज पर रखने लगा। सबसे पहले उसने कैंची उठाकर जानकी के कुछ बाल काट दिए। बाएं कान से तकरीबन 2 इंच ऊपर 1.5 इंच लंबा जख्म लगा था। लगता है किसी तेजदार चीज से जरब लगाई गई है, लेकिन फिर भी घाव खासा गहरा है। डॉक्टर जख्म का मुआयना करते हुए बोल रहा था। यहाँ तो मैं सिर्फ फर्स्ट एड ही दे सकता हूँ, घाव पर टांके लगेंगे। इसे फौरी तौर पर शहर के अस्पताल ले जाना होगा। मैंने ठाकर की तरफ देखा। वो परेशान तो पहले ही था। आंखों में मजीद तशवीश उभर आई। शहर जाने के लिए हमारे पास कोई सवारी नहीं थी। अचानक मेरे जहन में इंस्पेक्टर विनोद पांडे का ख्याल उभर आया। ठीक है डॉक्टर, तुम इस वक्त हमारी जो भी मदद कर सकते हो ज़रूर करो, मैंने कहा। और तुम ठाकर, तुम यहीं रुको, मैं भी आता हूँ। मैं छोलदारी से निकलकर अंदर की तरफ भागने लगा। मुझे यकीन था कि इंस्पेक्टर पांडे मंदिर ही में होगा और वह हमारी मदद ज़रूर करेगा। मंदिर में यात्रियों का रश था। मौसीकी की आवाज़ों के साथ काली के भजन गाने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थीं। यात्रियों के इस हजूम में इंस्पेक्टर पांडे को तलाश करने में मुझे खासी दुश्वारी पेश आई थी। मेरी दोस्त पहाड़ी से गिर गई थी। ठीक है डॉक्टर, तुम इस वक्त हमारी जो भी मदद कर सकते हो ज़रूर करो, मैंने कहा। और ठाकर तुम यहीं रुको, मैं भी आता हूँ। मैं छोलदारी से निकलकर राहदारी की तरफ भागने लगा। मुझे यकीन था कि इंस्पेक्टर पांडे मंदिर ही में होगा और वह हमारी मदद ज़रूर करेगा। मंदिर में यात्रियों का रश था। मौसीकी की आवाज़ों के साथ काली के भजन गाने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थीं। यात्रियों के इस हजूम में इंस्पेक्टर पांडे को तलाश करने में मुझे खासी दुश्वारी पेश आई थी। मेरी दोस्त पहाड़ी से गिर गई थी। उसके सर पर शदीद चोट आई है। मैंने उसका सामना होते ही कहा, हमें इस वक्त तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मुझसे जो हो सका करूँगा, कहो मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ। इंस्पेक्टर पांडे ने कहा, जानकी को शहर ले जाने के लिए गाड़ी की ज़रूरत है। मैंने कहा, अगर उसे फौरी तौर पर अस्पताल न ले जाया गया तो उसकी हालत बिगड़ जाएगी। कहाँ है वो? चलो मेरे साथ।
इंस्पेक्टर पांडे ने कहा और करीब खड़े हुए अपने एक आदमी को भी साथ आने का इशारा किया। जब हम मेडिकल कैंप वाली छोलदारी में पहुंचे तो डॉक्टर जानकी के जख्म की ड्रेसिंग कर चुका था। इंस्पेक्टर पांडे ने डॉक्टर से एक दो बातें की और फिर अपने आदमी को गाड़ी लेने के लिए भेज दिया। 5 मिनट बाद पुलिस की जीप छोलदारी के पास आकर रुकी। तुम लोग इसके साथ चले जाओ। मैं मंदिर में जाकर प्रार्थना करता हूँ कि देवी जी जल्दी अच्छी हो जाए। इंस्पेक्टर पांडे ने कहा। जानकी इस वक्त होश में थी। उसने भी हाथ जोड़कर इंस्पेक्टर पांडे का शुक्रिया अदा किया। मैंने जानकी को गोद में उठाकर जीप की पिछली सीट पर लटाया और खुद भी उसके सामने वाली सीट पर बैठ गया। ठाकुर ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गया था। इस वक्त तेज हवा चल रही थी और हर तरफ रेत उड़ रही थी। दूसरों का हुलिया देखकर मैं अपने बारे में भी अंदाजा लगा सकता था। मैदान से निकलकर पहाड़ी के दूसरी तरफ आते ही जीप की रफ्तार तेज हो गई। जीप को लगने वाले झटकों से जानकी करा उठी। उसके लिए सीट पर सर रखना मुमकिन नहीं था। मैं जानकी की सीट पर आ गया और उसका सर अपनी गोद में रख लिया ताकि उसे कम से कम झटके लग सके। पहाड़ियों से निकलकर पुख्ता सड़क पर आते ही जीप तूफानी रफ्तार से सारस्का की तरफ दौड़ने लगी। वो पुलिस का ड्राइवर था और इस किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटना जानता था। वैसे भी इस वक्त सड़क सुनसान थी और उसे तेज रफ्तारी में कोई दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। हम आने वक्त में सारस्का पहुंच गए। जीप अस्पताल के सामने पहुंचकर ही रुकी थी। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। डॉक्टर को भी घर से बुलाना पड़ा था। ठाकर, रूपमती और बमला को भी इस सूरत हाल से आगाह करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि वो इस वक्त सो रही थी और उन्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं था। 1 घंटे में डॉक्टर अपने काम से फारिग हुआ। जानकी के जख्म पर 60 टांके लगे थे। उसे इंजेक्शन भी लगा दिया गया था और वो नींद में चली गई थी। मैं और ठाकर इमरजेंसी रूम के बाहर ही बैठे हुए थे और बाहर राहदारी में पड़ी हुई बेंचों पर लेट के मुझे इस सारे सिचुएशन पर हंसी आ रही थी। हमारे परिवार के 5 लोग इस अस्पताल में दाखिल थे। हम दारा और बलवंत सिंह की तलाश में यहाँ आए थे और ये मुहिम हमारे लिए बड़ी महंगी पड़ी थी। ठाकुर तो बेंच पर लेटते ही थोड़ी देर के बाद सो गया और मैं जानकी के बारे में सोच रहा था कि मैं दारा को समझने में एक बार फिर गलती कर गया। मैंने उसकी एक टांग तोड़ ही दी थी और मेरा ख्याल था कि जानकी उसे कोई हरकत नहीं करने देगी, लेकिन मामला उसके बिल्कुल बरक्स निकला था। अगर हमें वापस पहुंचने में मज़ीद देर हो जाती तो जानकी खत्म हो चुकी होती। ये तो जानकी के होश में आने के बाद ही मालूम हो सकता था कि दारा ने उसे किस तरह जख्मी किया था और किस तरह वो वहां से भागा था। मैं यही सब सोचते हुए सो गया। सुबह 6:30 बजे के करीब अस्पताल में लोगों की आमदोरफ्त शुरू होगी। हमें भी उठकर जाना पड़ा। मैं इमरजेंसी रूम में जाकर देखा, जानकी भी जाग रही थी। उसके चेहरे पर सर्दी थी। मुझे देखकर उसके होंठों पर हफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। कैसी हो? मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए पूछा। जानकी पलके झपक कर रह गई। उस वक्त एक नर्स कमरे में दाखिल हुई और टेम्परेचर लेने के लिए उसने थर्मामीटर जानकी के मुंह में डाल दिया। चंद मिनट बाद नर्स जाने लगी तो मैंने पूछ लिया, अब मरीजा की कैफियत क्या है? ज्यादा तशवीश की बात तो नहीं, घाव ठीक होने में चंद रोज तो लग जाएंगे, नर्स ने जवाब दिया। डॉक्टर किस वक्त आएगा? मैंने दरियाफ्त किया। 8 बजे, नर्स ने जवाब दिया। क्या ये यहीं रहेगी? मैंने जानकी की तरफ देखकर कहा। कोई कमरा खाली नहीं है, इन्हें थोड़ी देर बाद मुंतकिल कर दिया जाएगा, नर्स ने जवाब दिया। वार्ड की हालत में चंद रोज पहले ही देख चुका था। अस्पताल का माहौल तो वैसे ही वहशतनाक होता है, लेकिन सर्जरी रूम में दाखिल होते ही कराहियत सी महसूस होने लगती है। हमारी एक और मरीजा भी इसी अस्पताल में दाखिल है। मैंने नर्स की तरफ देखते हुए कहा, क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि उसी भी वार्ड के बजाय इसी कमरे में मुंतकिल कर दिया जाए? नर्स मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। एक नहीं, आपके तो कई मरीज इस अस्पताल में हैं। मैं सिस्टर से बात करती हूँ। उन्होंने कहा तो उन्हें इसी कमरे में मुंतकिल कर दिया जाएगा। मैं नर्स के साथ ही इमरजेंसी रूम से बाहर आ गया। बाहर की राहदारी में मुझे ठाकर नजर नहीं आया। मेरा ख्याल था कि वो रूपमती वाले कमरे में चला गया होगा। मैं उस तरफ आने के लिए दूसरी राहदारी में मुड़ा तो सामने से आती हुई बमला
मुझे देखकर चौंक गई। उसके हाथ में कुछ बर्तन थे। वो चाय बनाने के लिए किचन की तरफ जा रही थी। अरे हिम्मत सिंह, उसके लहजे में हैरत थी। ये क्या होलिया बना रखा है? वापस कब आए? जानकी और ठाकुर कहाँ हैं? जानकी तो इधर ही है, और मैं ठाकुर के बारे में तुमसे दरियाफ्त करने वाला था। क्या वो तुम्हारे कमरे में नहीं है? मैंने पूछा। नहीं, ठाकुर इधर तो नहीं है। और जानकी दीदी कहाँ है? उसने पूछा। वो बात दरअसल ये है कि, मैं उसे बताते हुए हिचक रहा था, जानकी जख्मी है और इमरजेंसी रूम में पड़ी है। हम लोग रात को यहाँ आ गए थे। क्या हुआ जानकी दीदी को? बमला का चेहरा एकदम धुआं हो गया। सर पर चोट लग गई थी। अब कुछ बेहतर है? और रूपमती कैसी है? मैंने पूछा। पहले से बहुत अच्छी है। जानकी दीदी को क्या हुआ? कैसे जख्मी हुई वो? परेशानी की बात नहीं, थोड़ी देर में उसे रूपमती वाले कमरे में मुंतकिल कर दिया जाएगा। मैं इसी तरफ आ रहा था, आओ मेरे साथ आओ, मैंने कहा। बमला भी मेरे साथ कमरे में आ गई। रूपमती जाग रही थी। मुझे देखकर वो मुस्कुरा दी। अरे हिम्मत सिंह, वो धीमे लहजे में बोली, ये क्या हुलिया बना रखा है? क्यों, क्या हुआ? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। कुछ नहीं, बस यूँ लगता है जैसे किसी खुदाई से बरामद हुए हो। ये जुमला रूपमती की बजाय बमला ने कहा था। हम 3 दिन रेगिस्तानी पहाड़ों में रहे थे, जहाँ हर वक्त रेत उड़ती रहती थी। मैं इन 3 दिनों में हमें नहाने को तो क्या, मुंह धोने का भी मौका नहीं मिला था। अपने कपड़ों को देखकर मैं अपनी हालत का अंदाज़ा लगा सकता था। और फिर मैंने ठाकुर और दूसरे लोगों को भी देखा था। बमला ने गलत नहीं कहा था। मैं यकीनन ऐसा ही लग रहा हूँगा जैसे किसी खुदाई से बरामद हुआ हूँ। मैंने रूपमती को जानकी के बारे में बताया तो उसके चेहरे पर भी अफसुर्दगी छा गई। बमला तो बहुत ही मुस्तरिब हो रही थी। वो जानकी से बहुत ज़्यादा अटैच थी। उसकी बेकली देखकर मैं अंदाज़ा लगा सकता था कि वह जल्द से जल्द जानकी के पास जाना चाहती थी। मैं रूपमती से बातें कर रहा था। इस दौरान में ठाकुर भी आ गया और उसे देखकर मैं चौंक के बगैर नहीं रह सका था। और अब ये बात भी मेरी समझ में आ गई थी कि सुबह होती कि ठाकुर कहाँ गायब हो गया था। वो सुबह उठते ही हट पर चला गया था। बमला को हट से अस्पताल मुंतकिल करने के बाद उस रोज़ जब हम मेले के लिए रवाना होने लगे थे तो हट की चाबियाँ ऐसी जगह पर रखी दी गई थी कि बाद में अगर बमला के भी वहाँ जाना होता तो उसे परेशानी ना होती। और ठाकुर सुबह उठते ही वहाँ चला गया था और नहा धोकर बिल्कुल फ्रेश होकर आया था। हम बातें कर रहे थे और बमला चुपके से कमरे से निकल गई थी। और फिर 15-20 मिनट के बाद बाहर से किसी ने कमरे का दरवाज़ा पूरी तरह खोल दिया और 2 वार्ड बॉय स्ट्रेचर को धकेलते हुए अंदर ले आए। बाहर खड़ी हुई बमला तेज़ी से आगे आ गई और नर्स के साथ मिलकर जानकी को हाली बेड पर मुंतकिल कर दिया। वार्ड बॉयज़ हाली स्ट्रेचर को धकेलते हुए बाहर ले आए। अब मैं चाय बना कर लाती हूँ। बमला ने एक तरफ मेज़ पर रखे हुए बर्तन उठा लिए और मुस्कुराते हुए बाहर चली गई। जब तक उसने जानकी को नहीं देखा था, बहुत बेचैन हो रही थी और अब वो बड़े इत्मीनान से चाय बनाने के लिए चली गई थी क्योंकि वह बहुत मुतमईन दिखाई दे रही थी। आधे घंटे बाद वो चाय बना कर ले आई। रूपमती और जानकी को उसे सहारा देकर बिठाया और चाय के कप उनके हाथों में थपाकर खुद भी जानकी के बेड पर आलती पालती मारकर बैठ गई। क्या अब तुम बात कर सकती हो? तुम्हें बोलने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? मैंने सवालिया निगाहों से जानकी की तरफ देखा। हाँ, ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही, जानकी ने चाय की चुस्की लेते हुए जवाब दिया। तो फिर शुरू हो जाओ, मैंने कहा। दारा तो बेहोश था और मैंने उसकी एक टांग भी तोड़ दी थी। वो तुम्हें जख्मी करके कैसे फरार हो गया? मैं कार के दहाने पर बैठी हुई थी। मेरा रुख बाहर की तरफ था। जानकी ने कहना शुरू किया। इस दौरान में मैंने कई मरतबा मुड़कर दारा की तरफ देखा था। 1.5 घंटा गुजर गया। वो मुसलसल बेहोश पड़ा हुआ था। मुझे शबा हुआ कि कहीं वो ख़त्म तो नहीं हो गया। यही सोचकर मैं उसे देखने के लिए अपनी जगह से उठकर उसके करीब आ गई। मैंने उसके दिल की धड़कन महसूस करने के लिए जैसे ही उसके सीने पर हाथ रखा, उसे मेरा हाथ पकड़कर ज़ोर से झटका दिया। मैं उसके ऊपर से कलाबाजी खाते हुए दूसरी तरफ गिरी। मेरे संभलने से पहले ही वो बड़ी फुर्ती से उठकर बैठ गया।
तुम्हारा दिया हुआ पिस्तौल अभी तक मेरे हाथ में था। मैंने फायर कर दिया। गोली उसके सर के करीब से गुजरी। दारा ने मुझे दूसरा फायर करने का मौका नहीं दिया। उसने मेरी कलाई पर खड़ी हथेली का वार किया। पिस्तौल मेरे हाथ से निकलकर गिर पड़ा। दारा ने पिस्तौल उठाने की कोशिश की तो मैंने पिस्तौल को ठोकर मारकर उसे दारा की पहुंच से दूर कर दिया। दारा ने मेरा गला दबोच लिया। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को उसकी गिरफ्त से छुड़ा लिया। हम दोनों एक दूसरे को रुगेदते हुए गार के दहाने के करीब आ गए। इस दौरान मैंने अंदाज़ा लगा दिया कि वो एक टांग को ज़्यादा हरकत दे रहा था। मैंने उसकी मजरूब टांग पकड़कर ज़ोरदार झटका दिया। दारा चीख उठा। उसे दूसरी टांग से मुझे पीछे धकेल दिया। मैंने संभलने की कोशिश कर रही थी कि दारा एक पत्थर उठाकर हमलावर हुआ। मैंने बचने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सकी। पत्थर मेरे सर पर लगा। मैं लड़खड़ा कर पुश्त के बल गिरी। मेरी आंखों के सामने पहले नुकीली पीली चिंगारियां नाचती रहीं और फिर जहन तारीकी में डूबता चला गया। वो खामोश होकर मेरी तरफ देखने लगी। फिर बोली, कहाँ गया वो? कुछ पता चला उसका? नहीं, मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। उसे समझने में एक बार फिर मुझसे गलती हो गई थी। लंगड़ा होने के बावजूद उसने रात की तारीकी से फ़ायदा उठाकर पहाड़ियों में गायब हो गया। बहरहाल हम वापस पहुंच गए थे और तुम्हें यहाँ पहुंचाने के लिए इंस्पेक्टर पांडे हमारे काम आ गया। अगर उसकी जीप ना होती तो तुम्हें यहाँ लाने में बहुत ही मुश्किल होती। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।